वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार और इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। ये चीज आप लोगों को अपने जहन में उतार लेनी है। क्यों ऐसा बोला? ऐसा इसलिए बोला कि ये चीज अगर एक बार आप लोगों के जहन में उतर गई तो जिंदगी में कभी भी आप लोगों को कोई भी आपका मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकता। आप लोगों का जो डेली रूटीन होता है ना, वो आप लोगों की जिंदगी बनाता है। आप लोगों का जो आज का दिन जो आप लोग जी रहे हैं ना, ये आप लोगों की जिंदगी बनाएगा। आप लोगों की जिंदगी कैसे बनने वाली है, अगर आप लोग मेरे पास में आकर अगर एक हफ्ते भी रह जाएंगे ना, तो एक हफ्ते के अंदर मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि आगे आने वाली जिंदगी आप लोगों की कैसे रहने वाली है। अगर उसी हफ्ते का पैटर्न आप लोगों ने आगे फॉलो किया तो आगे चलकर अगर चक्षु खुल गए कि पैटर्न चेंज कर दिया आप लोगों ने और बहुत कुछ चेंज हो गया लाइफ में, तो एक अलग बात है। वरना नॉर्मली बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो अपने इस पैटर्न को एक बार पकड़ लेते हैं जिंदगी में और उससे हट पाते हैं, उससे एक तरीके से कुछ अलग चेंज कर पाते हैं। क्योंकि उसके लिए अपनी आदत चेंज करनी पड़ती है और आदत को चेंज करने के लिए लगभग 1 महीने काम करना पड़ता है। और कोई भी इंसान जो है 1 महीने अगर काम करके निकल गया तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी आदत के साथ में लड़ पाते हैं। खुद देख लो, आप लोगों को बोलूं कि पूरे दिन में मोबाइल टच नहीं करना है तो कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो कि ये बोले कि हाँ कि सर हम लोग मोबाइल टच नहीं करेंगे। आप लोग खुद अपने आप से कमिटमेंट करके देख लो कि सुबह को जल्दी 5 बजे उठना है, अलार्म बजते ही आप लोगों का मन करेगा थोड़ा पोस्टपोन कर दे, और वही मन जो है आप लोगों को डेली मारता है। डेली सुबह से शाम तक वो मन आप लोगों को बर्बाद करता है और शाम तक आते आते जब आप लोग अपनी जिंदगी को देख रहे होते हैं तो एक दिन और आप लोगों की जिंदगी में से उड़ चुका होता है। तो ये होता है आप लोगों का जिंदगी जीने का तरीका। जब तक ये जिंदगी जीने का तरीका चेंज नहीं करोगे तब तक लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा, और जब तक लाइफ में आप लोग कुछ बदलना चाहोगे नहीं अंदर से, तब तक ये जो पैटर्न है वो आप लोगों का चेंज नहीं होगा। तो इसको चेंज करने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, और अपने आप को बदलने के लिए आप लोगों को एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर ये चीजें चेंज होगी। इसीलिए बोला जाता है द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। यानी कि जो डेली का आप लोगों का रूटीन होता है, डेली का जो शेड्यूल होता है, उसको देखकर इंसान का पता चल जाएगा कि इंसान सक्सेस होने वाला है या फिर जैसी घिसी पिटी जिंदगी इसकी चल रही है वही जिंदगी को ये एंजॉय करने वाला है। तो ये बात है आप लोगों का रूटीन देख के आराम से कोई भी इंसान बता सकता है। और इवन आप भी अपने आप को देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में आप लोग कहां थे, आने वाले 5 साल में आप लोग कहां होने वाले हैं। 5 साल की तो छोड़िए, आप लोगों को एक एक साल का, एक एक महीने का पता रहेगा कि पिछले महीने में आप लोगों ने कैसी जिंदगी जी और अगले महीने आप लोग कैसी जिंदगी जीने वाले हैं। ये आप लोगों का रूटीन देखकर पता चल जाएगा खुद आप लोगों को भी, अगर आप लोग उसको चेक करने बैठोगे तो। काफी शानदार, काफी प्यारा और काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। टकटकी लगाकर आप लोग लेक्चर को देखिएगा, पर उससे पहले एक बार नजर तो डाल लीजिए कि क्या क्या देखना है आप लोगों को। तो इससे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर एक क्विज है जिसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ये एक ओवरव्यू है लेक्चर का, काफी और भी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। सबसे पहले बात की जा रही है बनाना के बारे में। केला, केला खाना किसको पसंद है पहले तो ये बताइए। केला एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था, मेरी शाम की जो नहीं है डिनर हुआ करता था तो केला भी काफी बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। तो यहां पर अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य मानी कि सबसे ज्यादा जो केला प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। फॉलोड बाय गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है। यानी कि दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में केला सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे राज्य के अंदर में। नेक्स्ट बात की जा रही है कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसको बोला गया संकल्प से सिद्धि मिशन वंधन। यानी कि संकल्प से सिद्धि की बात की जा रही है, उसके आगे एक मिशन है जिसका नाम है वंधन। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है ये बताना है, जो कि ट्राइबल के लाइवलीहुड के बारे में बात करें, यानी कि जो आदिवासी हैं उनकी रोजी रोटी के बारे में बात की जा रही है। आगे बात करें कौन सा राज्य है, यहां से आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा मैं यहां पर, जो मैंने चेंज किया इस क्वेश्चन के अंदर। जब आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा इसके बारे में भी। कौन सा राज्य फिलहाल आप लोगों को ये बताइए जिसके द्वारा सेटअप किया गया है वैदिक एजुकेशन और इसी के साथ में वैदिक एजुकेशन संस्कार बोर्ड। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है अगर इस राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। वैसे भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली भी, क्योंकि बात की जा रही है संस्कृत के बारे में। अगर बात करें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है, इसके द्वारा पहली बार यहां पर डिस्क्राइब किया गया सिक्योरिटी रिस्क। एक कंट्री को इसने सिक्योरिटी रिस्क बोला है, कौन सी है यहां पर ये बताइए। इसी के साथ में टेररिज्म को सिक्योरिटी रिस्क बोला है, और यहां पर भी एक और क्या है इसको बताइए, सिक्योरिटी रिस्क बोला है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिसको इसके साथ थ्रेट बोला गया है, ठीक है। थ्रेट बोला गया है बेसिकली, एक तरीके से आप लोगों को यहां पर इनके नाम बताने कौन कौन है यहां पर। ये फॉर्मेशन जो हुई थी वो नेटो की, अगर उसके बारे में बात करें तो इसको आप लोग नॉर्मली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। पर लेकिन इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, एक और ट्रीटी इसको बोला जाता है। वो ट्रीटी कौन सी है, जो 1949 में साइन की गई थी, जिसके बाद में ये नेटो बन के सामने आई थी। नेटो
एक तरीके की यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके यूरोपियन और इसमें आप लोगों को नॉर्थ अमेरिकन कंट्री देखने को मिलेगी। मैप में दिखाऊंगा कौन कौन सी कंट्री है और अभी ये इतने ज्यादा न्यूज में क्यों है वो भी जानेंगे सारी बातें। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में अगर बात करें तो इसके द्वारा अभी यहाँ पर और ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसके अंडर में आती है, DAER। तो ये DAER जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये बताइए, समझेंगे इसके बारे में क्यों न्यूज में। टर्टल यानी कि जो कछुआ होता है हमारी कंट्री में अगर उसको प्रोटेक्ट करना है तो एक कोई एक्ट है 1972 का, ये एक्ट कौन सा है, इसका शेड्यूल फर्स्ट में इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। एक ऐप है यहाँ पर जो कि बेसिकली ये बताता है एक तरीके से 29 स्पीसीज हमारी कंट्री में फ्रेश वाटर टर्टल या फिर टोटोल्स की पाई जाती हैं। तो यहाँ पर 29 स्पीसीज हैं यानी कि 29 प्रजातियां हैं हमारे कंट्री में। तो इससे रिलेटेड एक ऐप है जो इसके बारे में बात करता है, वो ऐप कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री की रैंक कितनी है वर्ल्ड ट्रेवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में, और ये 2019 का है। रीजन क्या है, 2020 में कोरोना आ गया, कोई किसी देश में नहीं गया घूमने, ठीक है, तो सब अपने घरों में पड़े रहे, तो इसके चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी 2020 की रैंकिंग नहीं 2019 की रैंकिंग है। आप लोगों को बस यहां पर इतना बताना है कि ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है और हमारी कंट्री की रैंकिंग क्या थी 2019 में, ये आप लोगों को बताना है। तो काफी प्यारी, काफी इंटरेस्टिंग और काफी लाजवाब चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बस वो कहते हैं कि टकटकी लगाइए रखिएगा, बाकी तो हम लोग जो है गाड़ी को वो नहीं कहते कि गाड़ी टेक ऑफ करने ही वाली है, ठीक है, गाड़ी के ऊपर जहाज बन गया फिर तो टेक ऑफ करेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट न्यूज के बारे में, क्योंकि कोई डे नहीं है इंपॉर्टेंट, तो शॉर्ट न्यूज से डिस्कस करेंगे। और यहां पर अगर बात की जाए, यहां पर लिखा गया है ZION, तो इसको जियोन बोल सकते हैं आप लोग। नॉर्मली जेड की जगह एल लगा दो तो ये लोयन हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं इसको लोयन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है इनके द्वारा, जिनका नाम है यहाँ पर जोएना चन्ना, इनके द्वारा शादी की गई 39 वाइफ के साथ में, यानी कि 39 वाइफ है इसके, 94 चिल्ड्रन है और 33 ग्रांड चिल्ड्रन है। तो ये पूरा कोई कंपनी नहीं है जिसका कोई ऑफिस है यहाँ पर, ये सारा जो मामला है ये इसके घर का मामला है सारा यानी कि ये सारा इस चीज के सारी चीज के मालिक हम हैं, ठीक है। तो ये आदमी जो है ये अभी निकल गया, ये अभी हमारे बीच में नहीं है, तो रिसेंटली अभी इसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये जो है 76 ईयर की एज में ये अभी यहाँ से निकला है। अगर कुछ दिन और रह जाता तो सेंचुरी करके जाता है यहाँ पर, जो कि अभी अधूरी रह गई है। बात करें तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट फैमिली का खिताब यहाँ पर इनके नाम रिकॉर्ड है कि हाँ दुनिया में सबसे बड़ी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वो इनकी है। आइजोल मिजोरम के यहाँ पर ये रहने वाले थे, जो कि रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं है। और ये जो फॉलो करते थे उसको बोलते थे पोलीगैमी। पोलीगैमी का मतलब क्या होता है, आप एक इंसान जो है वो कई सारी शादी करे, ठीक है। तो इस तरीके से पोलीगैमी आप लोग बोल सकते हैं, जो यहाँ पर इनके द्वारा प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। और जो ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो फॉलो कर रहे हैं, ये ऐसा सिस्टम जो था फाउंड किया गया था 1942 में, 1942 यानी कि 1942 में, जब हमारी कंट्री में, ये उस टाइम की बात की जा रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया। तो इनके जो फादर थे, ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पर ये चीजें स्टार्ट की गई, जिसको यहाँ पर बेसिकली चन्ना हैड द यहाँ पर चन्ना पाउल, ठीक है। तो ये बेसिकली आगे बढ़ी, पोलीगैमी फिर की गई, और इसके चलते माना जाता है कि 2000 तक का मेंबर यहाँ पर इस कल्ट में हो सकते हैं, एक फैमिली में आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर 181 मेंबर हैं, जिसके प्रेजेंट टाइम पर ये एक छत के नीचे रहते हैं। अब सोचिए घर में अगर खाना बनता होगा तो उसमें क्या होता होगा, पूरा ऐसा है कि एक गांव खाने वाला है खाना पूरा। तो 39 वाइफ, 94 चिल्ड्रन, 33 ग्रांड पेरेंट्स और एक यहाँ पर ग्रेट ग्रांड पेरेंट, एक ग्रांड पेरेंट कह रहा हूँ, ग्रांड चिल्ड्रन, ठीक है, और एक यहाँ पर ग्रेट ग्रांड, ये चिल्ड्रन, एक चाइल्ड हो गया इनके एक तरीके से, यानी कि बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे तो वो वाली चीजें। तो ये पर्सन इन न्यूज में आ गए यहाँ पर अभी, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इस इंसान के नाम पर। तो थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग चीजें पता होना चाहिए आप लोगों को। और मिजोरम से आता है, मिजोरम हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, जो कि म्यांमार और इसी के साथ में अरुणाचल, म्यांमार इसी के साथ में बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर टच करता है, ठीक है। और अपनी कंट्री के त्रिपुरा, आसाम और मिजोरम के साथ में बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो ये है मैप जो कि पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी कंट्री का जो केला है वो पूरा दुनिया खाता है, काफी लार्ज स्केल पर हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एशिया हो चाहे नॉर्थ अफ्रीका कंट्री हो, जैसे यूएई हो गया, ये सारी आप लोगों को जो ये कंट्री देखने को मिले, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, हम लोगों को वो तेल पिलाते हैं, हम लोग उनको केला खिलाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब इसके बारे में बात करते हैं। अभी हमारी कंट्री से कंसाइनमेंट आप लोग बोल सकते हैं कि पूरा जहाज भरकर यहाँ पर अभी, जो कि यहाँ पर जीआई सर्टिफाइड, ये जिसका नाम है यहाँ पर जालगांव, ठीक है। तो जालगांव करके यहाँ पर ये एक्सपोर्ट किया गया दुबई को। तो यहाँ पर कहां से एक्सपोर्ट किया गया, ये बेसिकली जालगांव जो है महाराष्ट्र के अंदर है, वहां से इसको एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये है यहाँ पर तांडवाड़ी, जो बेसिकली पर्टिकुलर एक गांव है, वहां से ये चीजें देखने को मिली। 2016 के अंदर ये जिसका नाम है यहाँ पर
जालगांव बनाना, इसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको आप लोग हिंदी में भौगोलिक संकेतक, जिसको आप लोग भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। तो भौगोलिक संकेतक का दर्जा यहां पर मिला इसको। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये डिफरेंट है, यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी डिफरेंट चीजें हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। तो इंडिया के अंदर जो है इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है बनाना का, यानी कि बनाना जो है वो काफी लार्ज स्केल पर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। लगभग अगर दुनिया का आप लोग बात करें तो 25% जो टोटल आउटपुट है शेयर वो इंडिया से निकल कर आता है, क्योंकि हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर बनाना देखने को मिलता है, तो हम लोग इसका एक्सपोर्ट भी काफी करते हैं। बनाना जो है वाइडली आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और कोस्टल रीजन में, खासकर इंडिया के अंदर काफी लार्ज स्केल पर आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका, फिर गुजरात है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, फिर केरला है, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। ये एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर केला जो है हमारी कंट्री में वो उगाया जाता है। कई सारे एरिया में इसको खेती की तरीके से भी बेसिकली देखते हैं, तो यहाँ पर इसी तरीके से इसको देखा जा रहा है। तो नॉर्मली जो केला होता है एक बैलेंस डाइट की तरीके से भी इसको देखा जाता है कि अगर आप लोग केला खा रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, तो आप लोगों के अंदर कई सारी चीजें जैसे कि पोटेशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम की बात कर लीजिए, या फिर आप लोग एक फाइबर की बात कर लीजिए, तो काफी सारी चीजें होती है। तो केला अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो बैग में 2 केले डाल लीजिए, तो आप लोग की एक डाइट का काम करेगा केला, ठीक है। बात करें तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि काफी लार्ज स्केल पर हम लोग ग्लोबल लेवल पर इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और रिसेंटली हमारी कंट्री में ये स्टैंडर्ड काफी बढ़ गया है केले को लेकर, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो उसकी वैरायटी देखी जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी देखी जाती है, बाहर की कंट्री में उसकी जो एक्सपेक्टेशन जो किस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो देखा जाता है, तभी कोई प्रोडक्ट इस तरीके से बाहर निकल के आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें केले के बारे में, तो केले के बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से निकल कर आ रही है, ये न्यूज बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में, जो नहीं छोटा लघु उद्योग, ये उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बातें की जा सकती है इसके बारे में? इसके बारे में पहले तो ये याद रखिएगा, पहले हमारी कंट्री में जो बेसिकली जिनको माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइज बोला करते थे, अब उनकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, ठीक है। आज की डेट में जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पुराने टाइम की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, उसको नहीं डिस्कस करेंगे यहां पर। ये नई जो डेफिनेशन ये अभी आ गई है, ये 1 जुलाई 2020 से हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट की जा रही है। इसमें क्या बोला जाता है, अगर किसी को आप लोग ये बोलते हो कि ये माइक्रो बिजनेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो बेसिकली जो बिजनेस कर रहा है उसका एनुअल जो टर्नओवर है वो है यहां पर 5 करोड़ रुपए। और टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट ये होता है कि जो भी खर्चा किया वो सारा निकाल के उसमें से जो भी आप लोग का बचे वो आप लोग का बेसिकली प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहां पर टर्नओवर का मतलब होता है जो भी सारी चीजें मिलाकर जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो टर्नओवर में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो यहां पर 5 करोड़ उसका टर्नओवर होना चाहिए, तब जाकर यहां पर उसको किसमें कैटेगरी में हम लोग डालेंगे, हम लोग उसको माइक्रो बोलेंगे, जो सबसे छोटी लेवल है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग मीडियम। मीडियम का मतलब है यहां पर 5 करोड़ से लेके अगर 75 करोड़ के बीच में आप लोग का बिजनेस है, तो इसका मतलब है आप लोग मीडियम कैटेगरी के अंदर में आते हैं। और इसी के साथ में अगर स्मॉल के बारे में बात करें तो स्मॉल को बोलते हैं, अगर आप लोग 75 करोड़ से लेके अगर 250 करोड़ तक आप लोग जाते हैं तो आप लोग स्मॉल की कैटेगरी में आते हैं, तो इसको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं। कई सारी कंट्री ऐसी है, जैसे चाइना के बारे में बात करें, वहां लगभग मोटे मोटे तौर पर बोला है तो 60% जो उनकी कंट्री की जीडीपी है वो यहां पर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से निकल के आती है। अगर बात करें जर्मनी की, तो वहां पर 55% जो उनकी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनकी पर्टिकुलर जीडीपी है वो इसी से निकल कर आती है। हमारी कंट्री का भी टारगेट है 2025 तक कम से कम 50% जो है हम लोग अपनी कंट्री में इसी से निकाल कर लेकर आए, और अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको ट्रिलियन में लेकर जाए, कम से कम 5 ट्रिलियन। आज के में लगभग 3 ट्रिलियन के करीब आप लोग को अपनी कंट्री की इकोनॉमी देखने को मिलेगी। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि इसकी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले हमारे देश में, हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या किया गया, अगर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, पैन कार्ड और आधार कार्ड आप लोग के पास में होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को रजिस्टर कराने के लिए अपना एमएसएमई इसको आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी एक बात यहां पर बोली गई है। तो बोला जा रहा है कि इससे आसानी से इकोनॉमिक एक्टिविटी में बूस्ट होगा, ठीक है, जिसके चलते यहां पर स्पेशल इंसेंटिव की भी बात की जा रही है। यहां पर अगर आप लोग कुछ काम करते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से 20 लाख करोड़ रुपए यहां पर बेसिकली आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी दिए गए हैं। कई सारी स्कीम भी चला रखी है हमारी कंट्री में, आप लोगों ने देखा होगा, जिसको प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम बोलते हैं। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आप लोग काम करते हैं, अपनी कंट्री में मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट बनाते हैं, तो और अच्छा सपोर्ट यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिटेल में आप लोग यहां पर इसके बारे में बताया। आगे चलते हैं।
काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और ऐसी में से कई बार आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है ये ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है, जिनको हिंदी में आप लोग आदिवासी बोलते हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। समझते हैं क्या क्या बातें हैं। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है उसके द्वारा अभी यहां पर लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन, बेसिकली जो वन धन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यानी कि वन से जो धन निकल के आता है, यानी कि फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस निकल के आता है उसको बेसिकली उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर अभी TRIFED, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत बार ये टर्म यूज होती है और कई बार मैं भी आप लोगों को बता चुका हूं। इसको बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जिसको यहां पर बेसिकली याद रखेगा, इसको TRIFED बोलते हैं, ठीक है। तो TRIFED यहां पर, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी स्कीम होती है उनको ऑपरेशनल करती है, उनको इंप्लीमेंट करने का काम करती है। और इसी के साथ में ट्राइबल कम्युनिटी का जो माल है वो मार्केट में कैसे पहुंचे उसके बारे में भी ये काम करती है। तो ट्राइबल जो यहां पर ये पर्टिकुलर जो यहां पर TRIFED जो है यहां पर ये प्लान कर रही है कि वेरियस जो स्कीम है डिफरेंट जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की, ठीक है, तो उनको ट्राइबल के लिए भी इंप्लीमेंट किया जाए मिशन मोड पर। यानी कि जैसे संकल्प से सिद्धि, ये यहां पर मिशन वन धन है, यहां पर ये इंप्लीमेंट किया जाए मिशन मोड पर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी। इससे क्या होगा, 50,000 के करीब वन धन विकास केंद्र बनाए जाएंगे, यानी कि किस तरीके से इनको हेल्प की जा सकती है। 30,000 के करीब हाट बाजार लगाए जाएंगे जो कि नॉर्मली देखने को मिलते हैं लोकल एरिया की मार्केट। इसी के साथ में गोडाउन बनाए जाएंगे 600 के करीब, 200 के करीब मिनी ट्राई फूड यूनिट बनाई जाएगी। ट्राई फूड मतलब ट्राइबल फूड, ट्राइबल कम्युनिटी का फूड। 100 के करीब यहां पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे जो कि हेल्प करेंगे। 100 के करीब ट्राई फूड पार्क बनाए जाएंगे, पर ये ट्राई फूड इस कम्युनिटी से रिलेटेड। 100 के करीब यहां पर स्फूर्ति, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, चलिए इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए कम से कम, ठीक है। इसी के साथ में 200 के करीब ट्राइबल इंडिया रिटेल स्टोर बनाए जाएंगे। इसी के साथ में कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे ट्राई फूड के लिए। ट्राइबल इन इंडिया ब्रांड क्रिएट किया जाएगा कि हाँ ट्राइबल कम्युनिटी का ब्रांड है। तो एक तरीके से ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आप लोगों से एकदम TRIFED के बारे में। तो ये जो ट्राई फूड है, यानी कि जो ट्राइबल का फूड है, ये किसके द्वारा यहां पर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या आंसर देंगे। तो एक तो सीधी सीधी बात है ट्राइबल मिनिस्ट्री होगी। दूसरी मिनिस्ट्री कौन है और ये प्रोग्राम काम क्या कर रहा है बेसिकली। तो दूसरी मिनिस्ट्री होगी यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग वाली मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर दोनों मिनिस्ट्री काम करेंगी। तो ट्राइबल कम्युनिटी का जो भी प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, शहद आ गया अगर मार्केट में, ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी का जो शहद है उस पर ट्राइबल कम्युनिटी का ठप्पा रहेगा और उसको मार्केट में उतारा जाएगा। तो ट्राइबल का जो फूड है उसको कैसे प्रोसेस करके मार्केट में लेके जाना है ताकि उसका फायदा ट्राइबल कम्युनिटी को मिल सके, तो उसके तहत यहाँ पर ये काम किया जा रहा है जिसको ट्राइब फूड भी बोला जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड वाली है और मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल वाली है वो दोनों मिलकर काम करेंगी, जिसके चलते यहां पर इन चीजों को सामने निकालकर लाया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा तरीका बोल सकते हैं सपोर्ट करने का चीजों को। इसके बारे में बेसिकली मैं बात कर रहा था अब क्विज के टाइम पर कि मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बोला गया कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़पेपर वाले यहां पर बदतमीजी काटते हैं। अगर यहां पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बोल देते इसको, तो यहां पर कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान बोल देते तो क्या बिगड़ जाता। पर लेकिन नॉर्मली आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि यहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलना चाहिए ना कि बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है। कभी मनमोहन गवर्नमेंट बोलते थे, कभी मोदी गवर्नमेंट बोल देते हैं, तो ये गलत चीजें हैं। इसी तरीके से यहां पर इसमें लिख दिया गया कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है यहां पर, ये कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन है, राजस्थान गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो आप लोग का क्विज दिया उसमें तो मैंने राजस्थान गवर्नमेंट लिखा ना कि कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आप लोग भी थोड़ा याद रखेगा, एग्जाम में अगर इस तरीके से शब्द यूज करेंगे तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि हाँ ये चीजें जानता है, ठीक है। तो ये ठर्रा बेस पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है इंसान, समझ रहा है क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया अभी, वैदिक एजुकेशन और इसी के साथ में यहां पर बेसिकली संस्कार बोर्ड बनाने की बात की जा रही है ताकि संस्कृत की जो नॉलेज है उसको रिवाइव किया जा सके, उसको बेसिकली लोगों के सामने लाया जा सके और वेदा जो साइंस आप लोगों को देखने को मिलती है, योगा वगैरह की, इन सब की जनता के सामने रखी जा सके। तो ये जो बोर्ड है ये बेसिकली आने वाले टाइम में काम करेगा, 4 to 5 मंथ में इसको सेटअप किया जाएगा। और इसके चलते यहां पर जो वैदिक एजुकेशन और जो संस्कार बोर्ड है ये संस्कृत लैंग्वेज को भी प्रमोट करेगा, एजुकेशन के फील्ड में भी काम करेगा। ये सारे जो बातें बोली गई थी राजस्थान के द्वारा, राजस्थान के अंदर बेसिकली कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, फिर से गवर्नमेंट आदत इतनी पड़ चुकी है इन चीजों को बोल बोल के, कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि यहां पर बेसिकली स्टेट असेंबली इलेक्शन के बारे में बात की जाए तो उसमें इनके द्वारा अपना मैनिफेस्टो रखा गया था कि हाँ ये काम हम लोग करने वाले हैं। तो ये अपने मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहां पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखेगा। आज से चलिए एक बात करता हूं, अगर कहीं पर मैं इस तरीके से गलती करूंगा 1 नंबर काट लिया करना, ठीक है। 10 में से जो नंबर आप लोग देते हैं ना ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली आप लोगों को बोल रहा हूं सही करने के लिए और खुद गलती कर रहा हूं, तो ये गलत बात है।
ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, इंडियन आर्मी की साइड से अभी सक्सेसफुल यानी कि काफी एक बेहतरीन तरीके का ट्रायल किया गया मिलिट्री ट्रेन के बारे में। मिलिट्री ट्रेन जो है वो यहाँ पर बेसिकली डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में। अगर दिल्ली से आप लोग इधर चलिए, ठीक है, तो आप लोगों को दिल्ली से मुंबई देखने को मिलेगा और दिल्ली से यहाँ पर हावड़ा कोलकाता तक। तो जो दिल्ली से मुंबई वाला है इसको बोलते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जो कि लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है। और सेम यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये भी लगभग 1400 किलोमीटर लंबा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो दो कॉरिडोर हैं, ये यहां पर अगर हम लोग को कल को अपना कोई सामान भेजना है तो यहां पर बेसिकली काफी बड़ा फायदा रहेगा। ये सामान के पॉइंट ऑफ से अगर हम लोग को मिलिट्री का भी कोई सामान लेके जाना है, कल को पता चला इस रीजन में चाइना ने कोई अटैक कर दिया यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, और हमारा सारा माल हसला रखा हुआ है यहां पर इस साइड में कहीं पे, तो फटाफट यहां पर उसको पहुंचाया जा सकेगा। ऐसे रास्ते देश के अंदर होने चाहिए। तो एक तरीके से ऐसा काम यहां पर किया जा रहा है, इनको कंडक्ट किया जा रहा है, इनके एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि कल को अगर कुछ ऐसा हो तो कैसे चीजों को लेकर चलेंगे। तो हैवी इक्विपमेंट जो है यहाँ पर बेसिकली रेवरी जो कि हरियाणा के अंदर है, तो यहां पर रेवारी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से निकल के चला हरियाणा के अंदर से और कहां पर पहुंचा, ये न्यू राजस्थान में, जो सॉरी न्यू राजस्थान नहीं, राजस्थान के अंदर ये फुलेरा, ठीक है। तो यहां तक चीजें देखने को मिली। तो इसका मतलब यह है कि चीजों को, इस कॉरिडोर को यूज किया जा रहा है अच्छे लेवल पर, जो कि अभी आप लोगों को मैंने बताया। तो एक अच्छा तरीका है यहां पर ये, ठीक है। वो वहां पर 1400 गलत ले रखा है, वैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसको। जो ईस्टर्न वाला है यहां पर, ईस्टर्न वाला है यहां पर, ये 1875 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो वेस्टर्न वाला है वो 1500 बेसिकली लगभग 6 के करीब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ईस्टर्न वाला ज्यादा बड़ा है, यानी कि ईस्टर्न वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ कोलकाता ज्यादा लंबा पड़ रहा है ये, और ये कम पड़ रहा है। ये यहाँ पर डिस्टेंस जो है ये बस हाँ एक अप्रोक्सीमेशन लिख दिया मिलाकर, कोई एग्जैक्ट ये डिस्टेंस नहीं है, पर हाँ जो एक पिक्चर जो दिखाई मैंने आप लोगों को उसके बारे में जरूर याद रखिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो अभी यहाँ पर इसी के चलते जो चीजें स्टार्ट की जा रही है, तो लुधियाना ये देख सकते हैं आप लोग पंजाब से, और आगे चीजों को पास करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होता हुआ ये वेस्ट बंगाल में पहुंचेगा। ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है यहाँ पर ईस्टर्न कॉरिडोर के बारे में। वेस्टर्न कॉरिडोर कहां कहां से होकर चलेगा, ये मुंबई आप लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पहुंचेगा। तो ये बेसिकली रूट बताया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला रूट है और यहां पर ये वाला रूट है। तो इसके चलते चीजें करने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर में। तो एक मोटा मोटा सा आइडिया तो कम से कम दिमाग में होना चाहिए कि क्वेश्चन बन जाए तो क्या था ये, किस तरीके चीजें चल रही थी, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजियाना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, और ये जो इंटरनेशनल न्यूज है यहां पर ये बात कर रहा है नेटो के बारे में। इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो जो है ये फर्स्ट टाइम अभी यहां पर इसके द्वारा किसी इस तरीके से ब्लेम किया गया चाइना को। चाइना को क्या बोला गया, चाइना को बोला गया है यहां पर इसके द्वारा सिक्योरिटी रिस्क, यानी कि चाइना सिक्योरिटी के लिए रिस्क हो सकता है, ये नेटो मेंबर के द्वारा अभी यहां पर बोला गया है। तो काफी बड़ी बात बोल दी यहां पर नेटो मेंबर के द्वारा, जो कि सोचने वाली बात है। नॉर्मली नेटो मेंबर जो है एक तरीके से करते तो हैं काम बेसिकली मिलकर सारे, पर ऐसे डिस्क्राइब नहीं करते किसी को पर्टिकुलर कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो वाली चीजें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। पर लेकिन अभी डायरेक्ट यहां पर बोल दिया है सामने सामने, तो ये थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर दिया यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड में। अभी बात करें अगर यहां पर, अभी रिसेंटली इसको तो बोल दिया गया सिक्योरिटी रिस्क, और बाकी का जो टू थ्रेट बोला गया है, खतरा और बोला गया यहां पर किसको, ये नेटो के द्वारा डिक्लेयर किया गया रसिया और टेररिज्म को। यानी कि सिक्योरिटी रिस्क बोला गया चाइना को, और जो थ्रेट बोला गया यहां पर, ठीक है, एक तरीके से खतरा, ये बोला गया रसिया को और टेररिज्म को। यानी कि टेररिज्म को रसिया के साथ में कंपेयर कर दिया गया नेटो के द्वारा। नेटो क्या है यहां पर, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको यहां पर वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। अगर ये नाम भी पूछ ले जाए तो आप लोग बोलोगे यार ये क्या हो गया, हमने तो ये सुना ही नहीं था, ये कहां से आ गया। तो भाई साहब यहां से आ गया। तो सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, जो चीज न्यूज में उसके बारे में क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को इधर उधर सर नहीं खुजाना है। आप लोगों को सीधा, वो नहीं कहते कि जैसे अर्जुन ने आंख पर निशाना लगाया था तो वही निशाना लगाना है। तो ये नेटो के मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसिकली, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, बाकी यूरोपियन कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये ब्रेक्जिट होने के बाद में बाहर तो निकल गए यहां पे ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से, पर लेकिन नेटो का मेंबर है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसी के साथ में यहां पर ये सारे मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं। अगर बात करें तो इसको बनाया गया था 1949 में, और इसका ब्रसेल्स जो बेल्जियम है उसके अंदर हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कोल्ड वॉर के बारे में अगर यहां पर बात की जाए तो कोल्ड वॉर के टाइम पर बेसिकली नेटो जो था वो कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा। इसने काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, जो यूरोप या फिर अटलांटिक एरिया में काफी बड़ा रोल प्ले किया, जो कि सोवियत यूनियन, जिसको नॉर्मली यूएसएसआर आप लोग बोलते थे, उसको रोकने की कोशिश काफी ज्यादा की गई इसके द्वारा, ताकि वो अपना दबदबा न बना सके। नॉर्मली अगर आप लोग बात करते हैं जिसको बोलते हैं
यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसकी फुल फॉर्म थी। अभी आज की डेट में जो आप लोग ये देखते हैं ना कंट्री, जैसे कि यहां पर यूक्रेन हो गया, ठीक है, मोल्डो हो गया, ये सारी जो कंट्री है, इसीलिए यहां पर यूक्रेन जो है वो फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया रशिया ने, क्योंकि एक टाइम पर ये यूक्रेन इसी का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। यहां पर आप लोग देखते हैं, यहां पर जॉर्जिया हो गया, ठीक है, ये कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये सारे पहले किसका पार्ट थे? यहां पर ये रसिया का पार्ट, जिसको आज के में रसिया बोलते हैं, उसका पार्ट थे, ठीक है। तो यहां पर क्या करना स्टार्ट कर दिया नेटो ने यहां पर बेसिकली जैसे मेंबर है, अभी यूक्रेन को वो नेटो का मेंबर बनाना चाह रहे हैं, पर लेकिन जिस टाइम पर नेटो यहां पर लड़ रहा था, यूक्रेन यहां पर यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, तो अगर इसको अपने पार्ट में ये मिला लेंगे तो कहीं ना कहीं ये रसिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो रसिया इस चीज को लेकर काफी इरिटेट हो रखा है कि यार ये हमारे जो बेसिकली कंट्री है, हमारी जो पहले कभी पार्ट हुआ करते थे, उसको अपने अंदर मिलाते जा रहे हैं। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर हम लड़ा करते थे इसके साथ में, तो ये बात की जाती है। तो पोस्ट कोल्ड वॉर क्या हुआ 1991 में, जब यूएसएसआर का विक्टन हो गया, तो यूएस से एक होल सोल पावर आ गया निकल के, होल सोल अथॉरिटी, जिसको कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। तो उसने अपना दायरा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, काफी कुछ चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहां पर जो वॉर चल रही थी वो खत्म हो गई, क्योंकि यूएसए कुछ कोई बोलने वाला नहीं रहा। पर लेकिन यूएसए ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो कभी यूएसएसआर के मेंबर हुआ करते, एक एक करके यहां पर उनको अपने अंदर मिलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से, पर लेकिन ये जो नेटो था ये काफी सक्सेस रहा उसके बाद में भी। अगर बात की जाए, इसके द्वारा वन या फिर नॉन स्टेट जो एक्टर थे उनको यहां पर काफी अच्छे से टैकल किया गया। पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पर भी ये चलता रहा। जैसे ऐसे नहीं बोलते हैं, नेम के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट। तो क्या बोलते हैं कि नेम किस लिए बनाया गया था? एक साइड में यूएसए था, एक साइड में यूएसएसआर था, तो हम लोग जाए तो जाए कहां, जो नई नई कंट्री अभी पैदा हुई थी, यानी कि आजाद हुई थी, तो इन्होंने मिलकर नेम बना लिया नॉन अलाइंग मूवमेंट। अलाइंग मतलब मिलना नहीं है, ना तो इसमें मिलना है ना इसमें मिलना है, हम लोग को अलग चलना है, तो इसलिए एक नेम का पूरा ग्रुप तैयार हो गया। फिर यहां पर यूएसएसआर का विक्टन हो गया 1990s में जाके, तो बोलने लगे जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो नेम का क्या करना है, अब नेम को भी छोड़ दो। तो ऐसी बातें निकल कर आने लगी। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में कई बार कि क्या आज भी कोई आज अगर बात करें, नेम जो है आज भी को रिलेटेड है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। नेम आज के डेट में टेररिज्म के बारे में बात करती है, नेम आज के डेट में क्लाइमेट चेंज के मुद्दों के बारे में बात करती है, ठीक है। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नेम काम कर रही है आज के डेट में। तो इस तरीके से नेम आज भी को रिलेटेड है। इसी तरीके से नेटो अगर पूछे कि हाँ बनाया किस लिए गया था, कि आज भी को रिलेटेड है, हाँ बिल्कुल को रिलेटेड है, आज भी काम कर रहा है अच्छे से। तो इस तरीके से इनके बारे में आंसर भी लिख सकते हैं आप लोग। म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट के उसमें ये काम करते हैं। अगर इसके बारे में आप लोग बात करें तो बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगा, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं एक तरीके से जो ताकत आ गई यहां पर मिलकर, तो यहां पर एक तरीके से जो एक्सचेंज हुआ, मार्जिनल लॉस हुआ यहां पर ऑटोनॉमी का यूरोप के अंदर, क्योंकि यहां पर पावर जो है यूएसए के हाथ में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। कलेक्टिव जो मेजोरिटी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यूएसए के हाथ में पावर ज्यादा एक तरीके से देखा जाए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आके दुर्ता था कि हम पैसे सारे देते हैं, तुम नहीं देते हो, पैसे दिया करो यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से हालांकि चीजें फिर भी एक नॉर्मल बैलेंस में चलती रहती हैं। अगर फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो थी यहां पर ये देखने को मिली, नेटो जिसके बारे में अभी बताया, वॉशिंगटन जो ट्रीटी लिखी हुई है, ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेटो जो है उसके द्वारा डिक्लेयर किया गया चाइना को यहां पर सिक्योरिटी, इस तरीके से मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर को यहां पर अंडरमाइन कर रहा है चाइना, यानी कि जैसे दुनिया चलनी चाहिए वैसे नहीं चलने दे रहा है। हालांकि फ्रांस और जर्मनी ने थोड़ा सा अपने को अलग कर लिया इससे, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनका काफी अच्छा खासा रिलेशन है चाइना के साथ में, काफी कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो वो नहीं चाहते कि चाइना के साथ में ज्यादा दिक्कतें हो। हालांकि यूके जो है वो खुल तुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो खुलकर छलांग लगा रहा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। अगर बात करें टेंशन के बारे में, रसिया के साथ में अगर आप लोग देखेगा तो रसिया जो है नेटो को लेकर इसीलिए दिक्कत में, क्योंकि वो क्या कर रहा है, नेटो इस एरिया को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि अपना जो एरिया हुआ करता था कभी यूएसएसआर का, उसको अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहा है नेटो। तो नॉर्मल सी बात है यार, कोई घर में आकर घुसेगा तो सबको एक तरीके से गुस्सा आएगा, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर इनको दिक्कत हो रही है कि ये गलत बात है, इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते, पर लेकिन ये कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें जो है ये अभी फिलहाल बढ़ती हुई जा रही है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे इस तरीके से कि हाँ क्यों टेंशन ये चल रही है, तो इसलिए टेंशन चल रही है। तो रसिया प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी, रसिया को एक तरीके से यहां पर लग रहा है कि जो एनेक्स किया गया रसिया के द्वारा यूक्रेन के जो क्रीमिया वाला रीजन है, तब से लेकर सारी जो नेटो मेंबर है वो रसिया के पीछे पड़ गए हैं नहा धो के, ठीक है। अभी यहां पर ये बेसिकली क्रीमिया के बाद में अभी यहां पर बात करें, जैसे मोल्डो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, जॉर्जिया के बारे में बात की, तो इसको अपना पार्ट बनाने की बात करें। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा भी था, यहां पर जो बात की जा रही है अभी रिसेंटली, आगे आप लोग देखें तो मोंटेनिग्रो यहां पर, इसी के साथ में नॉर्थ मैसेडोनिया, ये रिसेंटली अभी पार्ट बने। आगे चलकर इसके द्वारा यहां पर 2021 में जो बोस्निया हो गया, यहां पर हर्जोगोविनिया हो गया, इसी के साथ में जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया। यूक्रेन को तो इन्होंने बोला भी अभी, यहां पर यूक्रेन खुद चाह रहा है कि वो नेटो का मेंबर बन जाए। आखिर ये नेटो का मेंबर बनने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं?
इतने उतावले क्यों हैं? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, अगर कल को ये नेटो के मेंबर बन जाते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि कभी भी अगर किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर कोई अटैक करेगा तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे नेटो के 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर में से अगर किसी के ऊपर अटैक हो गया तो इसका मतलब है कि 30 के 30 के ऊपर वो अटैक माना जाएगा और 30 की 30 कंट्री जो है वहां पर आकर खड़ी हो जाएंगी कि अब बताओ क्या करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहां पर इसके अंदर, इसीलिए कोई भी कंट्री चाहेगा इसका पार्ट बनना कि कल को अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता है तो सारी कंट्री आकर उसकी हेल्प करेंगी। अगर आज इंडिया का जो है नेटो का मेंबर बन जाए तो कल को चलकर चाइना की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे खिलाफ कुछ बोल सके या फिर हमारे खिलाफ कोई ऐसी साजिश कर सके, क्योंकि पता है कि सारी नेटो मेंबर जो है वो हमारे साथ में खड़ी हुई मिलेगी। तो ये काफी फायदा भी इसका देखने को मिलता है। पर लेकिन इसी के चलते फिर वो नहीं कहते कि एक ग्रुप में अगर आ जाओगे तो ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो सोवरेनिटी भी एक हर्ट होती ही नजर आती है। तो वही है यार, कुछ फायदे हैं चीजों के, कुछ नुकसान है। अगर नुकसान उठाने के लिए तैयार हो फायदे के लिए तो फिर कोई बात ही नहीं है, वरना दूसरी बात भी सही है। तो सारी चीजें अपने हिसाब से रहती है, जोन सी अच्छी लगे उसको ले लो। ये इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं और यहां पर जो बात की जा रही है टूरिज्म के बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है यानी कि पर्यटन जो मंत्रालय है उसके द्वारा यहां पर अभी फॉर्मुलेट किए गए 3 ड्राफ्ट स्ट्रेटजी, ताकि रोड मैप तैयार किया जा सके आगे आने वाले टाइम में प्रमोट किया जा सके हमारी कंट्री में मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म। मान लीजिए किसी इंसान को कैंसर हो गया, वो क्या करता है, बोलता है यार इंडिया में ढंग का इलाज नहीं होगा, मैं ना या तो यूके जाता हूं या फिर यूएस से जाता हूं अपना इलाज कराने के लिए। तो वो इस तरीके से हमारी कंट्री का जो आदमी है वो बाहर अपना इलाज करा के आता है। पर लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, उनके कंपेयर में हमारी कंट्री का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा है वो बेटर है। तो वो क्या करते हैं, हमारी कंट्री में इलाज कराने के लिए आते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में जो मेडिकल टूरिज्म है वो काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में कई सारे लोग ऐसे हैं गांव में जाकर, जैसे शहर में रहते हैं आसपास के लोग जो हैं अंग्रेज, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इंडिया में गांव में जाकर घूमना पसंद करते हैं, तो रूरल टूरिज्म भी प्रमोट किया जाता है। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं चीजों को किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं अपने देश में टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से, तो उसी के बारे में यहां पर बात करते हैं कि टूरिज्म जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप लोगों को बताऊं कि हालांकि आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं आज के डेट में दुनिया में जिनकी जो अर्थव्यवस्था है टूरिज्म से काफी ज्यादा इंपैक्टेड होती है। जैसे इसमें से अगर बात करिए आप लोग, मालदीव भी एक कंट्री ऐसी है जिसकी अर्थव्यवस्था जो है टूरिज्म से काफी ज्यादा इंपैक्टेड होती है। ठीक है, कई सारी कंट्री देखने को मिलेगी, सिंगापुर हो गया, अगर आज के डेट में आप लोग बात करें सिंगापुर के साथ साथ में स्विट्जरलैंड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टूरिज्म। तो ये याद रखेगा। तो मेडिकल और वेलनेस जो टूरिज्म है यहाँ पर ये बेसिकली ये देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री में किस तरह की कंडीशन है हेल्थ केयर को लेकर। अगर यहाँ पर आने जाने की कॉस्ट भी कोई ज्यादा नहीं है तो आराम से इंसान आकर अपना इलाज करवा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आया, वेलनेस या फिर रिजुनेशन के लिए आया यहाँ पर, और इसी के साथ में ऑल्टरनेटिव क्योर यहाँ पर देखने को मिला। तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये मेडिकल वैल्यू जो ट्रेवल है इसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती हैं कि हमारी कंट्री में आने के बाद में क्या क्या फायदा उनको देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, हमारी कंट्री की जो रैंक है यहां पर वो 34 आप लोगों को देखने को मिलेगी आउट ऑफ 140 कंट्री। हमारी कंट्री की रैंक 34 है यहां पर ये, और मैक्सिमम जो 34 रैंक है हमारी, इसमें बांग्लादेश वगैरह जो कंट्री है काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेवल और टूरिज्म जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको WEF आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया जाता है, जो कि यहां पर इसको पब्लिश करता है। तो यानी कि वर्ल्ड जो यहां पर ट्रेवल और टूरिज्म जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, अगर पूछे आप लोगों से कौन प्रस्तुत करता है तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहां पर इसको प्रस्तुत करता है। तो हमारी कंट्री की रैंक कितनी है, ये 34 है। ये डेटा कब का है, 2019 का है। ठीक है, तो कंफ्यूज आना आप लोग यहां पर नहीं है। आगे अगर बात करें स्कोप इंडिया के बारे में, स्कोप क्या है, जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी, यानी कि हम लोग अगर बात करें मेडिकल में डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है, ग्लोबल इंटरनेशनल जिस तरीके से चीजें चलती है तो उस लेवल की क्या फैसिलिटी हमारे देश में अवेलेबल है, तो उसको यहां पर अगर अच्छी रहेगी तो हम लोग स्कोप इसमें बढ़ा सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करा दें। ठीक है, रेप्यूटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारी कंट्री में देखने को मिले, हाई क्वालिफाइड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर आप लोगों को नजर आए। इसी के साथ में फ्लुएंट इन इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि पता चला बाहर से कोई लोग आ रहे हैं वो हिंदी नहीं समझते हैं। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी लैंग्वेज हम नहीं समझेंगे, अगर इंग्लिश बोलेंगे तो दोनों समझ लेंगे। तो इस तरीके से फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में ताकि चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। फाइनेंशियल सेविंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ मेडिकल जो भी यहाँ पर जो प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, तो उसके चलते सर्विस जो रहेगी वो इंडिया में काफी लो रहेगी, तो उसके चलते लोग और ज्यादा इलाज कराने आएंगे। ऑल्टरनेटिव क्योर कोई होना चाहिए, यूनिक एडवांटेज देखने को मिलेगी। पता चला आने थे इलाज करवाने हेलोपैथी से, पर लेकिन होगा योगा और आयुर्वेदा या फिर नेचुरोपैथी से। तो दूसरे भी कई सारे सोर्स हैं कि भैया चलो हम चलते हैं, चलो चले मित्रा, पता चला काम नहीं हुआ हेलोपैथी से तो यार योगा से ठीक हो जाएंगे, तो कुछ नया सीख के आएंगे, तो चलो घुमाते इसी तरीके से। ठीक है, आप लोगों ने अगर एक पर्टिकुलर किताब है द मोंक हू सोल्ड फरारी, ठीक है,
तो ये जो किताब है यहाँ पर रोबिन सिंह के द्वारा लिखी गई है ये किताब, उस किताब में अगर आप लोग देखिएगा, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जो अपनी फरारी बेचता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इंडिया के अंदर आता है ज्ञान लेने के लिए, ठीक है। जाकर सर्च कीजिएगा और ये किताब अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, इसको आप लोग पता चल जाएगा एक तरीके से चीजें कि हाँ किस तरीके से आज के में इस दुनिया में जो मनी के पीछे रहता है, मनी सारी चीज नहीं होती है। आप लोग आज की डेट में पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। अगर पैसा पता चला आप लोगों को मिल गया बहुत सारा जितना आप लोगों को चाहिए, फिर आप लोग जो है अपनी मन में शांति के लिए भागना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जिनके पास में पैसा होता है वो कोशिश करते हैं जो कि किसी न किसी तरीके से दिन की जो है दुनिया की जो एक तरीके से दिन में जो है शांति बनी रहे, ठीक है। तो ये आप लोग अगर ये जैसे नहीं मैंने कहा ये जो किताब मैंने बोली है द मोंक हू सोल्ड फरारी, ये आप लोग जरूर देखिएगा। उससे ये पता चल जाएगा कि पैसा इंसान के पास में इतना होना चाहिए कि उसकी जिंदगी अच्छे से चलती रहे। पैसा जरूरी है, पैसा ऐसा नहीं कोई बोल सकता आप लोगों को पैसा जरूरी नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है भाई। बिना पैसे के काम ही नहीं चलेगा। बिना पैसे के मैं आप लोगों के सामने लेक्चर भी नहीं ला सकता था। एक लैपटॉप है मेरे पास में, इसी के साथ में इंटरनेट है, माइक है, टैबलेट है, पेन है और इसी के साथ में इंटरनेट का कनेक्शन है मेरे पास में। बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, ये बिना पैसे के काम ही नहीं चलेगा। पर लेकिन इतना जरूरी है जितना काम चल जाए। अब ये भी नहीं मुझे अपने घर में मतलब नहीं कहते कि एक तरीके से ट्रक भर भर के पैसे खड़े करने, ठीक है, वो उसमें दिमाग लग जाएगी कुछ दिनों के बाद में। तो कोशिश ये करो कि पैसा इतना हो कि आप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से हो जाए। जो चीजें आप लोगों को चाहिए आपका काम करने के लिए, थोड़ी जिंदगी में इंटरटेनमेंट करने के लिए, वो आपके पास में हो। कल को कोई बीमार हो जाए घर में तो कम से कम आपके पास में कुछ लाख रुपए पड़े होने चाहिए कि किसी भी हद तक जाकर इलाज करवा सको अपने घर वालों का। तो इतना पैसा कमा लेना चाहिए इंसान को। पर लेकिन उतना भी नहीं कि जिंदगी बर्बाद कर दी पैसे के पीछे। वो नहीं कहते कि पैसा कमाते कमाते हेल्थ बर्बाद कर लिया, अब हेल्थ को ठीक करने के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो वो वाली भी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कई सारी मेजर स्ट्रेटजी है हील इन इंडिया, यानी कि इंडिया में आके हीलिंग करवानी है, अपने आप को सही करना है, ठीक है। और एमटीवी जहां भी लिखा हुआ है इसका मतलब आप लोग समझिएगा, जो भी मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। एमटीवी का मतलब है यहां पर वैसे एमवीटी का मतलब यहां पर मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एमवीटी। तो यहाँ पर हीलिंग इन इंडिया यहाँ पर जो ब्रांड है वो प्रमोट करेगा एमवीटी, हमारी कंट्री में आकर लोग इलाज करवाएं। कैपेसिटी बिल्डिंग में होना चाहिए यहाँ पर एक तरीके फैसिलिटेटर, इस तरीके से स्टाफ कैसा है, एंटरप्राइज, सारी चीजें ऑनलाइन कैसे आप लोग चीजों को प्रोवाइड करा रहे हैं, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी और इसी के साथ में ट्रेवल बिजनेस भी चलेगा। क्योंकि लोग यहाँ पर इलाज करवाने आएंगे तो भाई साहब ऐसे तो है नहीं अगले दिन ही भाग जाएंगे, आकर इलाज करवाने के बाद में वो यहीं पर ही रुकने की कोशिश करेंगे। अगर ठीक हो गए तो खुशी खुशी में 2-4 जगह घूमेंगे भी। तो होटल इंडस्ट्री भी आप लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी होती है वो इंडस्ट्री भी आप लोगों की बढ़ती हुई नजर आएगी। तो काफी कुछ चीजें बढ़ जाती हैं। रूरल वाले एरिया को लोग काफी देखना पसंद करते हैं, गांव में जाकर रोटी खाना पसंद करते हैं। जो गांव में जैसे हम जैसे लोग जो गांव के हैं उनको ये लगता है कि शहरों में भागे, जो शहरों के लोग हैं उनको लगता है गांव में भागे। तो इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि इंसान जो है वो अपनी चीजों से खुश नहीं रहता है, दूसरे की चीज उसको ज्यादा अच्छी लगती है। उन्हें कहते हैं कि दूसरे की थाली में सबको घी ज्यादा नजर आता है अपनी में सारी कमजोरी नजर आती है हमेशा, ठीक है। तो अपनी चीजों से सेटिस्फाई होना सीखो, जो चीजें आप लोगों के पास में है उसमें अपने आप में संतोष करना सीखो। संतोष का मतलब ये नहीं कि प्रोग्रेस नहीं करनी लाइफ में, संतोष का मतलब है कि जो मेरे पास में दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है उस तरीके से चीजों को देखो। अगर बात करें रूरल लाइफ के बारे में, आर्ट, कल्चर और हेरिटेज रूरल लोकेशन के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिटी, इकोनॉमिक और सोशली ये सारी चीजें देखना पसंद करते हैं। सस्टेनेबल किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म बना सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो वो सारी चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। तो स्कोप बहुत सारे हैं हमारी कंट्री में। कोई कल्चर देखना चाहता है, कोई क्राफ्ट देखना चाहता है, कोई म्यूजिक देखना चाहता है, कोई डांस देखना चाहता है, कोई हेरिटेज देखना चाहते हैं। तो अलग अलग चीजें हमारी कंट्री में लोग देखने के लिए आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में जो ऊंटों का मेला भरता है, ठीक है, तो दुनिया भर के विदेशी वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो कल्चर ही तो देखने आते हैं देश की, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, पगड़ियां पहनते हैं, वहां पर मूछें लगाते हैं बड़ी बड़ी, तो सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में एग्रीकल्चर और फार्म के फील्ड में अगर बात करें तो कई सारे लोग एक्सपीरियंस लेने आते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री ना एक ऐसी कंट्री है जहां पर सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। कोस्टल एरिया यहां पर है, हिमालय यहां पर है, रेगिस्तान यहां पर है, फॉरेस्ट यहां पर है, ट्राइबल एरिया यहां पर है और बर्फ यहां पर पड़ती है। अगर आप लोग हिमालयन रीजन में जाओगे तो सारी चीजें तो है हमारे देश में। अगर आप लोग जैसे अगर आप लोग क्या मतलब है, मतलब अगर जो कोई बाहर का अगर नहीं देख रहा है, क्योंकि कई सारे लोग बाहर भी देखते हैं वीडियो को, तो अगर कोई बाहर का नहीं देख रहा है तो इंडिया के बारे में अगर बात करूं, अपनी प्यारी कंट्री के बारे में बात करूं, तो धरती पे स्वर्ग है भाई साहब। किसी भी तरीके से अगर आप लोग देख लो आज की डेट में तो स्वर्ग में रह रहे हो। तो इसलिए आदि तो इसीलिए खुश हो जाओ कि आप लोग इंडिया में रहते हो, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके रूरल टूरिज्म को भी और अच्छे से बढ़ाया जा सकता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी अगर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेट बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस टाइम पर मैं अंडमान निकोबार घूमने गया, अगर वहां पर इंटरनेट होता अच्छे से तो वहां पर और इंसान भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मली आधे इंसान इसलिए नहीं जाते क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिल पाता, बहुत सारे ऐसे काम है जो रुक नहीं सकते, ठीक है। जैसे मुझे लेक्चर रेगुलर बनाने थे तो लेक्चर रेगुलर चलते रहे, पर फिर भी इंटरनेट का जुगाड़ बहुत माथा पिच्ची हो गई थी जिंदगी में।
सबसे ज्यादा कभी इंटरनेट की वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हुआ हूं तो उस टाइम पर वहां पे हो रहा था, मैं 2G कनेक्शन से इंटरनेट पे अपलोड करनी पड़ रही थी भाई साहब लेक्चर, तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी उस टाइम पर। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर ये भी बढ़ा दे तो गांव वाले एरिया में भी लोग जाकर रहना स्टार्ट कर देंगे अगर इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा दे। अगर इंटरनेट ही मिल जाए तो कौन रहेगा, कौन पसंद करेगा सिटी में लौटना। गांव से जाकर बने अपना लेटो जाकर गांव में, मैं भी अपना गांव में जाकर अपना लेक्चर बनाऊंगा अपना आराम पे, होने अपने चौबारे पे खाट डाल के चारपाई डाल के आराम से रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर पर लेकिन सारी फैसिलिटी नहीं हो पाती है तो इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। एक वर्ड यूज किया गया माइस। अगर बात करें यहां पर मीटिंग, इसी के साथ में यहां पर इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन, तो ये इसका मेन पर्पज ये होता है कि एक नेटवर्क तैयार किया जाए बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, एकेडमिक कम्युनिटी को इंगेज किया जाए, मीनिंगफुल एक तरीके से उनके बीच में बातें हो। तो माइस जो है यहाँ एक तरीके से मीटिंग इंडस्ट्री का नाम से बोला जाता है, एक तरीके से इवेंट इंडस्ट्री भी आप लोग बोल सकते हैं। तो यही बात यहां पर इसमें की गई थी जो मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में, ठीक है। यहां पर था प्रमोट करना माइस को ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में भी काम किया जा सके। तो ये माइस शब्द आप लोगों का यहां से निकल के आया। तो स्कोप भी काफी ज्यादा है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में मोस्ट डेवलप कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर भी आप लोग इनको कर सकते हैं, अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वर्ल्ड जो बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके चलते जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रेवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रैंक है वो भी बढ़ेगी। तो यानी कि अगर कोई ढांचागत विकास आप लोग करते हो तो बहुत सारे इंडेक्स यहां पर बढ़ जाएंगे। कोई पूछेगा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसी के साथ में ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स मैंने आप लोगों को बता दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, इंडिया की जो प्रोग्रेस ढंग से बढ़ेगी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च, इन चीजों में भी काफी सारी चीजें आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। तो मेजर जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो एक तरीके से मीट इन इंडिया, हम लोग इसको सपोर्ट करें माइस इंडस्ट्री को ताकि आकर काम कर सके लोग, ठीक है। फाइनेंस का इसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, ढांचागत विकास करना पड़ेगा, अच्छे से टावर लगाने पड़ेंगे। आज के लिए भी आधी जगह जाकर नेटवर्क आने बंद हो जाते हैं, ठीक है। फिलहाल जिस एरिया में मैं रहता हूं नॉर्मली लगता है एयरटेल के नेटवर्क सब जगह आते हैं, पर लेकिन यहां पर एयरटेल के नेटवर्क नहीं आते हैं। आप लोग यहां पर कई सारे लोग परेशान रहते हैं। बीएसएनएल के नेटवर्क आप लोगों को यहां पर नहीं देखने को मिलेंगे, तो ऐसी दिक्कत कई बार निकल कर आती है, ठीक है। जियो के आते हैं, वो भी ज्यादा अच्छे नहीं, ठीक ठाक आते हैं, ठीक है। तो मेरा काम चल जाता है क्योंकि मुझे ज्यादा फोन पर चिपकना नहीं होता है। पर लेकिन सोचो जो नॉर्मल तरीके से जो कि फोन पर काफी काम रहता है, फोन पर ही बिजनेस चलते हैं, उसका क्या होगा। तो इसलिए समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ब्रॉडबैंड लगा रखा है लैंडलाइन वाला कि दिक्कत ना रहे, अगर वो चलता रहेगा तो मेरा सारा काम चलता रहेगा, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ये भी माइस इंडस्ट्री यहां पर रोल प्ले कर सकती है। तो बहुत सारे काम है यार करने के लिए, पर उसके लिए एक ढांचागत विकास भी आप लोगों को करना पड़ेगा। आइए कछुओं की दुनिया में आप लोगों को लेकर चलता हूं। कछुए किसको पसंद है पहले आप लोग ये बताइए। कछुए कई तरीके के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री में अगर कोई आप लोगों से पूछे कितने प्रकार के कछुए पाए जाते हैं तो 29 प्रकार के कछुए हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। टर्टल या टोर्टोइज अगर इनको मिलाकर आप लोग बोले तो। अभी बात करते हैं, अभी क्यों न्यूज में है, आसाम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा साइन किया गया एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो 2 एनजीओ हैं जिनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोलते हैं, ताकि एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा सके, हमारी जैसे विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा सके। एटलीस्ट 1000 जो ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल है 2030 तक का उनकी संख्या की जा सके। ये बेसिकली जो आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं इनकी बात की जा रही है। इनकी जो ये सॉफ्ट सेल आप लोगों को देखने को मिलेगी, इस वाले जो कछुए की बात की जा रही है, तो इसको बढ़ाना है बेसिकली। जो ब्लैक सॉफ्ट सेल जो टर्टल है, इसका साइंटिफिक नेम है, इसको बोलते हैं यहां पर नीलसोनिया, इसके साथ में निग्री, इसको बोलेंगे यहां पर निग्रिकेंस, ठीक है। तो नीलसोनिया निग्रिकेंस, तो ये आप लोग यहां पर इसका नाम देखने को मिलेगा जो कि साइंटिफिक नेम होता है। इसी के साथ में अगर बात करें इंडिया के अंदर, ये इंडियन जो पिकॉक सॉफ्ट सेल जो टर्टल है यहां पर, इसको बोलते हैं बेसिकली नीलसोनिया हुर्रुम, ठीक है। तो नीलसोनिया हुर्रुम आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो अगर बात करें इसके बारे में, ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा और नॉर्मली फ्रेश वाटर में ये इंडिया के अंदर पाया जाता है, जो कि पौंड नहीं होता है। कई बार आप लोग अगर मंदिर में जाएंगे घूमने के लिए तो उसके पास में तालाब होते हैं, तो तालाब में ऐसे कछुए कई बार देखने को मिल जाते हैं। इंडिया और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी में आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। हमारी अगर बात करें ये, तो यहां पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। CITES की फुल फॉर्म चलिए आप लोग बताइए। इसको अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है, बहुत बार बता चुका हूं इसके बारे में, देखिएगा सर्च करके। अगर बात करें यहां पर, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कोई लीगल प्रोटेक्शन यहां पर इनके बारे में नहीं है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर इस प्रजाति के बारे में बात करें, नॉर्मली अगर बात करें तो इसका जो यहां पर शेड्यूल 1 है उसमें प्रोटेक्ट किया जाता है। क्योंकि थ्रेट क्या क्या है यहां पर नॉर्मली कछुओं को, एक तो मीट के लिए यूज किया जाता है, इनके एग वगैरह खाए जाते हैं, ठीक है। एक किसी के तरीके से जो माइनिंग वगैरह होती है वहां पर दिक्कतें देखने को मिल जाती है। एनक्रोचमेंट किया जा रहा है वेटलैंड का, जहां भी जो भी चीजें हैं, जैसे कि आज की डेट में बात करें जो झील नदियां वगैरह हैं उनको, तो वहां से वैसे कंडीशन देखने को मिलती है। फ्लड पैटर्न चेंज हो जाते हैं, पोल्यूशन देखने को मिलेगा पानी के अंदर, तो उसकी वजह से भी काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में कछुओं की संख्या जो है कम होती जा रही है।
बाकी जो मेन स्पीसीज है हमारी कंट्री में, वैसे तो मैंने बताया 29 प्रकार की जाती हैं, पर लेकिन वैसे ओलिव रेडली, ग्रीन टर्टल, इसके साथ में लोगर हेड जो बेसिकली, इसी के साथ में हॉक्स बिल, इसी के साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा ये लेदर बैक। तो कई तरीके के टर्टल पाए जाते हैं, जैसे कुछ मैंने पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर भी दिखा रखी है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके देखने को मिलेंगे, तो डिफरेंट तरीके के टर्टल जो हैं वो आप लोगों को हमारी कंट्री में नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो IUCN में अगर बात करें, थ्रेटन की कैटेगरी में रखा गया है, जो ओलिव वाला है या लेदर जो बैक है या फिर लोगर हेड वाला है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, जिसको बोलते हैं हॉक्स बिल टर्टल, ठीक है। इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया ग्रीन टर्टल। तो इनकी अवेलेबिलिटी कितनी है उसके बेस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नॉर्मल तरीके से इंडियन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 1972 का, कि वाइल्ड लाइफ यानी कि जो भी जंगल में जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, तो शेड्यूल 1 में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी इस एक्ट के अंदर में। हमारी कंट्री में टर्टल कंजर्वेशन के लिए प्लान भी है बेसिकली, जिसको आप लोग बोलते हैं नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान, ठीक है। ये इंटरसेक्टोरल जो एक्शन प्लान की बात करता है, गाइड करता है कैसे इनको इंप्रूव करना है, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। इंडियन ओशियन सी टर्टल एग्रीमेंट भी है हमारा, जिसके चलते इंडियन जो सेक्रेटरी है यहाँ पर इंडियन ओशियन सी टर्टल एग्रीमेंट जो है वो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज जो यूनाइटेड नेशन की है उसके इनिशिएटिव का पार्ट है हम लोग, ठीक है। हमारी कंट्री में याद रखें KUMRA, तो कुमरा करके यहाँ पर एक एक्ट है जिसके अंदर 29 स्पीसीज आप लोगों को फ्रेश वाटर टर्टल टोटोज की आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये ऐप जो डेवलप किया गया था, ये ऐप डेवलप किया गया था यहाँ पर इंडिया टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के साथ में मिलकर। ये टर्टल जो सर्वाइवल अलायंस है इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है, इनके द्वारा मिलकर ये काम किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अच्छे से कई सारी डायरेक्शन में। तो वर्ल्ड टर्टल डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो कहने का मतलब ये यार, कंफ्यूज मत होना, चीजें पता होनी चाहिए और उनको कैसे यूज करना है और कहां पर क्वेश्चन बन सकता है, आइडिया रखना है कि हाँ क्या क्या चीजें थी, ठीक है। कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कई जगह, तो अगर एक बार को न्यूज आप लोगों को पता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। यहां पर बात की जा रही है न्यूट्रिशन लॉस के बारे में। आप लोगों को सुनने में कैसा लगेगा अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जो गेहूं आप लोग खा रहे हैं, जो चावल आप लोग खा रहे हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है वो खत्म होती हुई जा रही है। तो यहां पर कैसा लगेगा सुनकर, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी एक स्टडी की गई हमारी कंट्री में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको ICAR आप लोग बोलते हैं, और इसी के साथ में नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ में जो मिलकर काम कर रही है, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पर बंधन चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय। इनके दोनों के द्वारा मिलकर बताया गया कि जिंक और आयरन की जो क्वांटिटी है राइस और व्हीट यानी कि गेहूं और चावल के अंदर, यानी कि हमारी कंट्री में जो गेहूं और चावल है उसके अंदर अगर बात करिए तो जो जिंक की क्वालिटी होती है, या फिर जो इसके अंदर जो जिंक के साथ साथ में जो बात की जा रही है यहाँ पर किसकी, आयरन की, यानी कि जो लोहा होता है, तो उसकी कमी होती जा रही है। अगर इसके बारे में बात करें, आखिर इनके द्वारा ये बातें क्यों बोली जा रही है और क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, उसके बारे में अगर बात करें तो समझ लेते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। तो रिसर्चर जो है उनके द्वारा यहां पर बोला गया 16 वैरायटी ली गई चावल की, 18 वैरायटी ली गई गेहूं की, और उसके ऊपर स्टडी की गई तो उनको क्या देखने को मिला, तो जिंक और आयरन की जो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन है राइस यानी कि चावल के अंदर में 1960 में 27.1 मिलीग्राम हुआ करता था 1 किलोग्राम में, ठीक है। अब यहां पर कितना रह गया, यहां पर ये रह गया 59 अच्छा ये नीचे वाला है, ठीक है, तो ये रह गया 26.6 मिलीग्राम, ठीक है। बाकी का दूसरे वाला यहां पर ये 59 मिलीग्राम हुआ करता था, ये 43 रह गया है। यानी कि जिंक जो है यहां पर ये वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहां पर बात करें ये वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा आयरन। रटने नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आप लोगों से, बस ये याद रखेगा कि जिंक और आयरन की जो बेसिकली क्वांटिटी है वो कम हो गई है राइस के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें गेहूं के अंदर, चावल के अंदर, तो वहां भी कम हो गई है, 33 से 23 हो गया और 57 से 46 हो गया। ये भी यहां पर 1960 से लेके 2010 का डेटा यहां पर ये वाला है। तो ये जो पता लगाया गया है कि ये जो क्वांटिटी यहां पर कम हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, कि रीजन क्या है। एक तो सबसे पहले यहां पर बेसिकली बात की जा रही है डाइल्यूशन इफेक्ट के बारे में, यानी कि आज की डेट में अगर बात करिए न्यूट्रिशन जो है वो क्यों कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में हम लोग ऐसी खेती उगा रहे हैं जहां पर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर खेत है, ठीक है, इस खेत में पहले गेहूं ऐसा होता था कि एक यहां खड़ा हुआ है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, यानी कि सीधे सीधे गेहूं होते थे, ठीक है, क्योंकि पैदावार कोई ज्यादा नहीं होती थी। तो उसके चलते हमारा जो बेसिकली जो गेहूं के जो जमीन के अंदर जो गेहूं है, तो उस जमीन में से न्यूट्रिशन एक ही पौधे को अच्छा खासा मिल जाता था। अब इसमें इतने सारे एक ही जगह बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए एक जगह इकट्ठे, ठीक है, तो वहां पर उनकी जो पैदावार है वो हाइयर होने लगी। तो एक पेड़ के हिस्से में कितना, वो बेसिकली एक गेहूं के पौधे के हिस्से में कितना बेसिकली जिंक और ये आएगा न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो उस तरीके से वो घट गई है। पहली बात तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में सोइल की जो सपोर्टिंग कैपेसिटी है प्लांट को, वो भी अभी फिलहाल जो है वो लो होती जा रही है। जिस तरीके से हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें
तो उसके नेचर में भी आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। तो सजेशन क्या है? सजेशन तो ये है कि जो ग्रो करना चाहिए, जो न्यू रिलीज किए गए 1990s के बाद में, उसके बाद में तो राइस की वो वैरायटी यूज करनी चाहिए, ठीक है। जो गेहूं है यहाँ पर, ठीक है, तो उनको किस तरीके से लेके चल सकते हैं, तो एक तरीके से किस तरीके से एक सुटेबल चीजें उनको लेके चल सकते हैं। कई बार जिंक और आयरन वगैरह जो भी चीजें हैं यहाँ पर, ये तो देखने को मिलेगा कि हम लोग उनको अलग से भी कई तरह के फर्टिलाइजर जो आते हैं वो यूज कर सकते हैं। पर लेकिन अपना कंट्री में बात करें, गेहूं और चावल के बिना जिंदगी नहीं चलने वाली है, ऐसी दुनिया हमारी इनके ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है। तो उसको कैसे सस्टेनेबल बनाना है, उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। इंडियन पॉपुलेशन के लिए कैसे खाना लाना है, तो जिंक और आयरन की जो डिफिशियंसी है उसको कैसे पूरा करना है, तो उसके ऊपर हमारा फोकस देना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जिस तरीके से राइस, गेहूं, कॉर्न या फिर बार्ले, ये कैसे कैसे जहां जहां डिफिशियंसी है क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो होनी चाहिए, जैसे बायो फोर्टिफिकेशन का काम यहां पर किया जा सकता है, ठीक है, जिसके चलते चीजों को सपोर्ट किया जा सके, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सके। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? एक ऐसा आइडिया होता है जिसके चलते इंक्रीज किया जा सकता है न्यूट्रिशन वैल्यू, जो भी खेती की होती है बेसिकली उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। तो इसकी वजह से आप लोग कन्वेंशनल या फिर सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जा सकती है, ठीक है। ये ब्रीडिंग का जो मामला होता है कि यहां पर मिला के इनको ये बना दिया, दो को मिलाकर इसके अंदर सीड के अंदर दूसरे जीन की कैटेगरी में जेनेटिकली मॉडिफाइड जब क्रॉप बना देते हैं कि इसके अंदर काफी सारी चीज देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर डाइटरी सप्लीमेंट भी आ गया, ठीक है, दूसरे प्लांट की कई सारी चीजें आ गई। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। तो यानी कि कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सपोर्ट आप लोगों को यहां पर ढूंढना पड़ेगा, जैसे यहां पर बातें की जा रही है, ठीक है। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट हम लोगों ने यहाँ पर एक कोटेशन देखी जो कि काफी ज्यादा जरूरी है डेली दिन का शेड्यूल चलाने के लिए। इसके साथ में हम लोगों ने देखा एक फैमिली मैन को जो कि काफी बड़ी फैमिली लिए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की इंडियन आर्मी के बारे में, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो भी कॉरिडोर है, यहाँ पर बनाना के बारे में कुछ बातें जानी। इसी के साथ में जो एमएसएमई के बारे में कुछ बातें जानने को मिली। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली राजस्थान के अंदर क्या चीजें वो समझी, नेटो को पूरा डिटेल में समझा, नेटो के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीजें और नेटो में क्या क्या है पूरा अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर नेशनल लेवल पर हम लोग बात करें तो अभी गेहूं की वैरायटी और ये सारी चीजों में क्या क्या चीजें हम लोग कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी, क्या कमी आ रही है। टर्टल के बारे में बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कचौगी प्रजाति कौन कौन सी है और कैसे हम लोग उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इलाज कर रहे हैं हमारे देश के अंदर में, तो ये सारी बातें हम लोगों ने ढंग से समझी। नेक्स्ट अगर बात करें तो इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने टूरिज्म के बारे में डिटेल में समझा कि क्या क्या चीजें चल रही है, हमारा क्या इंडेक्स है, तो वो सारी बातें हम लोगों ने काफी अच्छे से समझी। अब ये क्वेश्चन है, आप लोग इनको अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाना का, ठीक है, तो वो आप लोगों को बताना है किस तरीके से कौन कौन है। हमारी कंट्री में बात करें तो हमारी कंट्री में कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। इसी के साथ में बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि संकल्प से सिद्धि मिशन, ये संकल्प से सिद्धि मिशन और वन धन के बारे में बात कर रही है। गवर्नमेंट कौन सी है यहाँ पर राज्य जो कि संस्कृत को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। नेटो ने किसको रिस्क बोला है और किसको यहाँ पर बेसिकली ये थ्रेट बताया, ये बताना है, ठीक है। नेटो को किसी और डिक्लेरेशन के बारे में बात की गई तो वो बताइए आप लोग कौन सा है। DAER ये बताना है आप लोगों को बेसिकली क्या है, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ ये एग्रीकल्चर रिसर्च आता है, इसके बारे में पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है बेसिकली कि बेसिकली कौन सा ये शेड्यूल है जिसके अंदर टोर्टोइज को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, कौन सा ऐप है जिसके अंदर यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है। इंडिया की रैंक कितनी है वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में और किसके द्वारा तैयार किया था, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा रिविजन भी यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो यहां पर जो रिवीजन है आप लोगों के सामने बताइए, यहां पर 26 तारीख का आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए। यहां पर बात की जा रही है बेसिकली जो दवाइयां होती है, नशीली दवाइयां और इलीगल तरीके से जो ट्रेड किया जाता है उसके बारे में इसकी थीम क्या थी, जो कि 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। किसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है CPAP, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जो कि स्लीप में जो सांस लेने की बीमारी होती है उसके बारे में बात की थी। नेटो के बारे में बात की थी, कितने मेंबर है बताइए इसके बारे में, ठीक है। कौन सी कंट्री के द्वारा रिसेंटली इसको ज्वाइन किया गया ये बताना था। यूएन का जो इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर ये है, इनके द्वारा जिनका नाम है मार्क लोकोक, ठीक है। तो इनके द्वारा टिग्रे रीजन को बोला गया, वहां पर भुखमरी आने वाली है, तो किस कंट्री का ये टिग्रे रीजन है ये आप लोग को बताना है। टाइग्रे बोल सकते हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटर जो है इसके द्वारा एक मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, वो मिनिस्ट्री कौन सी है। यहाँ पर ये क्या कर रही है, सी प्लेन सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जो मैंने डिटेल में आप लोग को बताई थी, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। उड़े देश का आम नागरिक के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, तो रीजनल कनेक्टिविटी उसी के चलते कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर मिलकर काम कर रही है और कब इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, ठीक है, याद रखना। बात करें 31st जो एडिशन है इंडियन थाईलैंड जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जिसको कोरपेट बोला गया, तो कहां पर ये भी देखने को मिला। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, देख लेते हैं आंसर।
बेसिकली बात की जा रही है, थीम है शेयर फैक्ट ऑन ड्रग और सेव लाइफ, यानी कि जो कोई भी दवाई ऐसी यूज करे उसको बताना चाहिए ताकि लाइफ को सेव किया जा सके। न्यूक्लियर वेपन बैंड ट्रीटी, NWBT भी बोलते हैं इसको बेसिकली। कॉन्टिन्यूसली जो पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर बात की जाती है इसको, ये बेसिकली एक स्लीप जो एपनिया करके जो बीमारी होती है उसमें ये फायदा पहुंचाते हैं, सांस की अगर दिक्कत हो यहाँ पर सोते हुए टाइम, ठीक है। इसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 30 मेंबर हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में नया मेंबर जुड़ा था। इथियोपिया का है ये टिग्रे रीजन, जो कि पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग मिलकर काम कर रही है। केवड़िया में यहाँ पर पहला साबरमती केवड़िया वाले रीजन में सी प्लेन सर्विस स्टार्ट की गई। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक हमारी कंट्री में 2016 में आया, ठीक है। 31st एडिशन है था यहाँ पर ये अभी, तो ये अंडमान निकोबार वाले एरिया में देखने को मिला, जहां पर स्टेट ऑफ मलक्का भी आप लोगों को नजर आएगा। तो कैसा रहा आज का ये डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कितना आप लोग इसको फीडबैक देंगे, फीडबैक जरूर बताना, और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।